Hi everyone, I once again welcome all of you to my YouTube channel. My name is मुस्कान। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन लिमिटेड टॉपिक्स की इन MPA 12 जो कि इग्नू के अंदर एग्जाम होता है। तो जो MPA है उसका मतलब है मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स के अंदर इग्नू में ईयरली एग्जाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना एडमिशन लिया है 2024 के जून में, तो आपके जो एग्जाम है वो 2025 के जून में होंगे और उससे पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। तो आई फील मैं एक बेटर पोजीशन में हूँ इस वीडियो को बनाने के, बिकॉज मैंने बहुत लिमिटेड टॉपिक्स पढ़े थे, दैट टू इन अ वेरी लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम, और उसको पढ़ के आई वाज एबल टू स्कोर गुड। अभी मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, तो आई थॉट लेट्स जस्ट शेयर व्हाट आई डिड इन माय एग्जाम्स। तो मैंने पहले क्या किया था, देखो मेरा जो तरीका है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का, स्पेसिफिकली इग्नू एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का, हो सकता है आपके पास आप उतना ना करना चाह रहे हो या आप उससे बहुत कम करना चाह रहे हो। तो क्योंकि आई वाज एबल टू डू द एंटायर प्रोसेस, तो आई नो कि कितने टाइम में कितनी चीज की जाती है और मैंने क्या चीज एक्स्ट्रा कर ली थी जो शायद मैं ना करती तो मेरा और टाइम बच सकता था। तो पहले मैं ये बताने वाली हूँ कि मैंने क्या किया था, देन आई विल टेल यू कि इसमें आप कौन सी चीज अवॉइड कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप उस लिमिटेड टाइम को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, लिमिटेड टॉपिक्स को पढ़कर और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो पहले मैंने जो किया था, एक नीरज पब्लिकेशन करके गाइड आती है, आई हैड उसका सॉफ्ट कॉपी विद मी, तो मैंने उससे नोट्स बनाए थे अपने नोटबुक में। और वो जो नोट्स थे वो इस तरीके से थे, वो थोड़े डिटेल नोट्स थे और उसमें मैंने केवल वही चीजें लिखी थी जो मुझे लगता था कि मैं याद कर पाऊंगी या जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे रिक्स का प्रिज्मेटिक साला मॉडल है, तो उसमें तो आपको वो डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें वो ट्राइंगल है, इधर से सिंगल रे आ रही है, इधर से मल्टीपल रे में रिफ्लेक्ट हुई, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं उसको अब याद भी नहीं कर पा रही हूँ, आई हैव टू डू इट बिकॉज दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एग्जाम। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए। उसके बाद फिर मैंने उन नोट्स में से मैंने रीड किया जो चीजें मुझे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी, मैंने उनको अंडरलाइन किया। फिर मैंने उससे बनाए शॉर्ट नोट्स जो मेरे फाइनल नोट्स थे फॉर एग्जाम। तो वो जो शॉर्ट नोट्स हैं उनमें मैंने चीजों को कंबाइन कर दिया था, जिससे फाइनली में जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो गए थे और उसने मेरे लिए पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन को करना बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया था। और लास्ट में मैंने जो याद किया है वो मैंने उन्हीं शॉर्ट नोट से किया है। आई टेल यू, 1 शीट, 2, 3, 4 और 5, टेक्निकली 5 पेजेस आर देयर, ओनली 5 पेजेस। और इसमें इंफॉर्मेशन इतनी लिखी है कि अगर आप इसको भी केवल याद कर रहे हैं तो आई कैन गारंटी कि यू विल गेट रियली गुड मार्क्स। अब देखो, प्रिपरेशन तो मैंने भी उस हिसाब से की थी कि आई विल बी गेटिंग एटलीस्ट 85-90, बट ऐसा होता नहीं है। पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी apart from me, they are also writing very good answers because they have a good grasp and they have a vast knowledge of the subject and the paper. So, but they are also not getting 80-85. So we can't say much into them, but at least decent marks around like 55 or 60 you will be able to get from this, what I'm telling you. इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने से पहले एक बार इम्पोर्टेंट यूनिट्स देख लेते हैं। जो सिलेबस है उसके अंदर मोर देन 20 यूनिट्स मेंशन है, पर हमें सारी यूनिट्स नहीं करनी है। जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स करनी है वो मैंने लिखी हुई हैं। यूनिट 1, 2, यूनिट 3 एंड 22 में कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, इसलिए उन दोनों को एक साथ लिख लिया। यूनिट नंबर 4, आफ्टर दैट यूनिट नंबर 6, देन वी हैव यूनिट 8, 12, 13, यूनिट 9, 5 and then 15, 17, 19 and 21. This one important thing that I want to say, to be on a safer side you can cover all of these units, but there is one important part which I want to say. Apart from these important units, I have also listed down few important topics which are must, and you do not have to leave any of them in if you want to score good. तो इन 5 पेजेस में एंड 10 साइड्स में वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है एग्जाम के लिए, जो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है एट एनी कॉस्ट। तो अब मैं बताना स्टार्ट कर देती हूँ टॉपिक्स क्या हैं। ये नोट्स जो हैं इनके मैं आपको टॉपिक्स बता दे रही हूँ, इनके बारे में सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन इफ यू वांट दीज नोट्स पहले के लिखे लिखाए हैं, मैं ऑलरेडी मेहनत कर चुकी हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और आई प्रोवाइड यू द PDF ऑफ इट। आई मेक द PDF एंड शेयर इट विद यू। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मुश्किल से कितने टॉपिक्स होंगे, 10 टॉपिक्स मुश्किल से होंगे जो आपको करने हैं। ये जो टॉपिक्स मैंने चूज किए थे ये मैंने
प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से एनालाइज करने के बाद चूज किए हैं, और आई डोंट थिंक कि कुछ भी छूटेगा, क्योंकि यही नोट्स पढ़ के मैंने एग्जाम दिया है और आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। तो और ऐसा भी नहीं है कि ये केवल 5 पेजेस है तो इसमें कंटेंट कम तो नहीं पड़ जाएगा। इग्नू में हमें तो शीट भरनी होती है, कंटेंट बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा। इसमें पहला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेडिंग है, इसके अंदर 4 चीजें आती हैं। क्लासिकल में 2 होता है, एक तो क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और दूसरा है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो 2 तो ये थ्योरीज हो गई, और जो दूसरा है दैट इज न्यू क्लासिकल थ्योरीज। इसके अंदर फिर से 2 आती हैं, एक तो है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी और एक है रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेडिंग है, उसके अंदर ये 4 सब टॉपिक्स हैं। अब इन 4 सब टॉपिक्स में आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो बिल्कुल मिस नहीं करनी है वो भी मैं बोल देती हूँ। तो क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर आपको हेनरी फ्योल बिल्कुल मिस नहीं करना है, उसके 14 प्रिंसिपल्स भी मिस नहीं करने हैं, और उसका जो POCCC है वो भी मिस नहीं करना है, गुलिक भी लिखना है, उर्विक भी लिखना है, इनके प्रिंसिपल्स लिखना है, पोस्ट कोड भी लिखना है, और इस थ्योरी का क्या क्रिटिसिज्म है, कैसे हर्बर्ट साइमन इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में क्या रेलेवेंस रहा। तो ये स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपको इस आंसर में ऐड करनी है। उसके बाद आता है सेकंड, इसी में ही क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर दूसरा है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो इसमें से शॉर्ट नोट्स भी आते हैं और इसमें से पूरा क्वेश्चन भी आता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ और इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी बुक लिखी है FW टेलर ने। उसके बाद अलग जो इसमें से शॉर्ट नोट आ जाता है दैट इज फंक्शनल फॉरमैनशिप एंड मेंटल रिवोल्यूशन। उसके बाद इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच आर 4, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट भी इसमें से आया है एंड रेलेवेंस ऑफ इट। ये मैंने इसको एक ही टॉपिक में करके लिखा है। जैसे मेरा साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टार्ट होता है यहाँ से, तो इसमें इतना पार्ट एंड ये पूरा पेज, तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट पूरा कवर हो रहा है। इसमें मेंटल रिवोल्यूशन भी है, इसमें फंक्शनल फॉरमैनशिप भी है, इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट भी है, उसका रेलेवेंस भी है, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी है। तो इसमें वो सब लिखा है। तो ये एक पेज, 1 side of a page covers all part of this question and then you have to write criticism of it. फिर आता है न्यू क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर सबसे पहला है ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशंस में अर्ली एक्सपेरिमेंट क्या हुए हैं, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट से पहले हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, हर एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया गया और क्या फाइंड किया गया। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप नीचे लिख लें, मैं वीडियो बना दूंगी। उसके बाद आता है इसमें ही इसके बाद में आप इसका रेलेवेंस लिखें और इसका क्रिटिसिज्म भी लिखें। फिर रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी आती है। उसके बाद इसमें आप टाइप्स ऑफ डिसीजंस लिख सकते हैं और फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी, मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस इसमें से एक पार्ट आता है। उसके बाद है इसमें वेबर का ब्यूरोक्रेसी। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आप एक बार खुद से भी PYQs देखें या आप पहले मेरी वीडियो देख लें, जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ उनको नोट कर लें और फिर आप PYQ से मैच कर लें एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि यू वॉन्ट बी एबल टू मिस एनी क्वेश्चन। तो वेबर का ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्रिटिसिज्म इसका क्या है और लिमिटेशंस ऑफ वेबर ब्यूरोक्रेसी। तो ये सब एक साथ लिखा गया है। उसके बाद अब्राहम मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स में पता नहीं कितना दिख रहा होगा, ये वाला जो है ना डायग्राम जैसा, ये ऐसे पिरामिड जैसा बनाकर और नीड्स बनाकर, अगर आप इसको बना पाए तो इट वुड बी रियली गुड। मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था तो मैंने यही बनाया था। एंड उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म, तो ये इतने में खत्म हो जाएगा। उसके अगला टॉपिक है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी या 2 फैक्टर थ्योरी बाय फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। और इसमें मोटिवेशन फैक्टर, हाइजीन फैक्टर, मोटिवेशन सीकर्स, हाइजीन सीकर्स, ये लिखना है। उसको क्रिटिसिज्म और हाउ यू कैन अप्लाई दिस थ्योरी। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई बाय मैक्ग्रेगोर। उसमें थ्योरी एक्स क्या होती है, थ्योरी वाई, दोनों की असम्पशन ही मेरे टाइम पे आया था। तो यू कैन डू दिस। एंड इसके अलावा जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है उसमें आप एक चीज और है विच इज NPM इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बहुत ही सिंपल सा है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके का कल्चर है, तो उसके क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं, लोगों का बिहेवियर पे डिपेंड करता है, इस तरीके की चीजें। तो बस यही है, एक बार मैं फिर से काउंट करा देती हूँ कि टेक्निकली है कितने टॉपिक्स। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को मैं 1 काउंट अगर करूँ, उसके अंदर 4 चीजें हैं। तो मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हो गया 1,
तो इसके अंदर क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, रैशनल डिसीजन मेकिंग एंड ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, तो वो 4 सब टॉपिक इसके अंदर हो गए 1 और 4। उसके बाद आता है वेबर का ब्यूरोक्रेसी, हायरार्की ऑफ नीड्स बाय अब्राहम मैस्लो एंड मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। उसके बाद थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, एनपीएम एंड कल्चर, एनपीएम एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो आई थिंक दे आर रफली अराउंड 10। अगर वो 4 थ्योरीज को एक मान लें तो 4 कम हो जाएंगे अराउंड। यही केवल टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ के अच्छा ला सकते हैं। देखिए, जो मैंने इसमें थ्योरीज काउंट की है ना, मतलब इसके अलावा भी इसमें थ्योरीज हैं, जैसे कि चेस्टर बर्नार्ड का हो गया और डेविड ईस्टन का सिस्टम अप्रोच हो गया, वो मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि ये जितनी मैंने थ्योरीज लिखी है ना, या जितने मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, इनमें से एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर एक भी छोड़ा ना तो बिगड़ जाएगा। मैंने इस तरीके से कैलकुलेशन किया है, हर क्वेश्चन पेपर में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, हर सेक्शन से 2। तो मैंने कोशिश की कि मेरे जो ये शॉर्ट नोट्स हैं, जो भी मैं याद कर रही हूँ, मैं इस तरीके से याद कर रही हूँ कि मैं हर पेपर में एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊँ। मेरा यही टारगेट था कि हर क्वेश्चन पे मेरा एटलीस्ट 6 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पेपर में मैं 6 क्वेश्चन को अप्रोच कर पाऊँ। ऐसे मुझे फ्रेम वर्क रख के चलना है, तो मैं शायद उस दिन भी वही जो 6 क्वेश्चन है वो कर पाऊंगी और मुझे नहीं कोई दिक्कत होगी। मुझे 10 के 10 क्वेश्चन नहीं करने और ना ही ये पेपर की डिमांड है, तो इसलिए मैंने इस बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स किए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने ब्लीडर्स पब्लिकेशन से पहले डीप नोट्स बनाए थे, तो आपको वो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई नाउ फील कि उसमें मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया था। उस टाइम मेरे पास टाइम था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे डिस्टेंस से मेरा फर्स्ट कोर्स होने वाला था, तो मैं थोड़ी आई वॉज नर्वस ऑल्सो कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। बट आफ्टर गिविंग एग्जाम मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि आपको इतना एग्जर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ें, बिल्कुल चीजों को जाने समझें, क्योंकि कोर्स है अल्टीमेटली। बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाए। आप किसी एआई एप्लीकेशन की हेल्प ले सकते हैं नोट्स को शॉर्ट करने के लिए, कि वो आपको पॉइंटर्स में दे दें। लेकिन एक बार बुक को जरूर देखें, या तो आप गाइड देख लें या बुक देख लें, क्योंकि उसमें जो हेडिंग्स मेंशन है, आप अगर उनको मिस आउट कर जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल रहेगा आपको ये समझना कि क्या लिखना है। अगर आप डिटेल नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं या डीप में स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो आपको वैसे ही नहीं पता है कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा जाना है। और अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए भी, या जो आपके क्विक नोट्स हैं, क्रिस्प नोट्स हैं, उनको बनाते हुए भी अगर आप बुक को एक बार नहीं देख रहे हैं कि टॉपिक के अंदर मेंशन क्या है, तो आपको जो भी मिलेगा आप वही लिख लोगे अपने नोट्स में और उसी को एग्जाम में लिख दोगे, तो ऐसे में इट वोंट वर्क आउट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार बुक को भी देखें जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं। PYQs are very very important. Do not neglect them. Start with them. मैंने यही किया था। मैंने let me show you. तो these are, मैंने PYQ को एनालाइज करके ऐसे टॉपिक्स बनाए थे यूनिट वाइज, कि कौन सी यूनिट से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से मैंने अपने नोट्स बनाए, फिर उन नोट्स से शॉर्ट नोट्स। इसके अलावा मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी थी, वो है ये लिस्ट ऑफ बुक्स एंड द ईयर एंड द ऑथर। सो इसमें क्या था, इसमें इस पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट पब्लिकेशंस हैं और उन पब्लिकेशन में कौन सी थ्योरी आई है। फॉर एग्जांपल जैसे कि F.W. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, तो उन्होंने एक पेपर लिखा था या एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में मेंशन किया था। ऐसे ही बहुत सिग्निफिकेंट पेपर्स रहे हैं अलग अलग डिफरेंट और ऑथर्स के, जिनकी मैंने लिस्ट लिखी हुई है और साथ में मैंने उनका ईयर भी लिखा हुआ है। This is a little part from my notes. I am adding these small sections from my notes in this video just to show you a glimpse of my notes. And यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखता नहीं है, समझ नहीं आता है, बट फिर भी जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने थोड़ा पार्ट शेयर किया है इस वीडियो में बाय एडिंग दीज फोटोज़। जो रिमेनिंग नोट्स हैं आई विल शेयर देम प्रेफरेबली थ्रू अ PDF. I hope this video was helpful. Give it a thumbs up in case it helped you in any way, and let me know if you want more such videos. If you have any doubt, comment that below this video. I'll be coming up with more such videos on MPA 11, 13, 14 and many more. Thank you.